हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे चल रही पढ़ाइयाँ? आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। घर पर अपना बैठे, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें, ठीक है? क्योंकि आपको पता है देश में सब लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप ही पढ़ाई कर रहे हैं, भाई साहब सब लगे हुए हैं। और इस बार का कंपटीशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए आप मेहनत करते रहें, आपके साथ हम मेहनत करते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस लगातार पाते रहें। जैसे कि आज हम शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म से कभी क्वेश्चन एक दो साल में नहीं आया अभी, लेकिन इस साल बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आ सकता है। एक या दो क्वेश्चन इसके इजीली बन सकते हैं। तो ध्यान देते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। अगर हमें आइसोमेरिज्म समझना है तो पहले मुझे यह समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब सोचिए, किसी का मतलब उसके नाम में हमेशा आपको मिलता है, इस पे भी इसका मतलब मुझे दिख रहा है। क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और अगर मैं मर की बात करूं तो मर का मतलब बच्चों होता है यूनिट। मर का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिट। इसका मतलब क्या होगा कि जिस कंपाउंड में सेम यूनिट्स हैं, जो कंपाउंड सेम यूनिट में है, क्या वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे? बिल्कुल। अब यहां सेम यूनिट का क्या मतलब हुआ? यहां सेम यूनिट का मतलब हुआ बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मेरे पास मान लीजिए कंपाउंड है, एल्केन एक कंपाउंड है। इसका नाम क्या बेटा बच्चों? 3-मेथिल पेंटेन। 3-मेथिल पेंटेन। तो सोचिए, अगर इसी कंपाउंड का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C6H14। गिन सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन गिन सकते हैं, कार्बन गिन सकते हैं। अगर मैं एक कंपाउंड और लूं, लेट सपोज ये, तो बच्चों यहां पर भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H14। लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसकी कार्बन चेन लेंथ कितने की है? 5 मेंबर। इसकी कार्बन चेन लेंथ कितने की है? पैरेंट कार्बन चेन लेंथ की बात हो रही है यहां पर 1 2 3 4। इसका मतलब यहां इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। इनके स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो बच्चों क्या कहलाएंगे ये आपस में? आइसोमर कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात हमने क्या सीखी आइसोमर के बारे में? वह कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन करते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने ये समझा कि आइसोमर हम कैसे पहचानेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। एक कंपाउंड देगा आपको, एक कंपाउंड देगा ऐसे करके, बोलेगा इस कंपाउंड के आइसोमर, क्या ये कंपाउंड हो सकता है? आपको क्या देखना है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? मुझे दिख रहा है यहां पर, अगर मैं जोड़ूं कार्बन 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 C4, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। बच्चों यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, C4H6। मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, मुझे दिख रहा है कार्बन 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 C4। हाइड्रोजन यहां 3 होंगे, यहां 1 होगा, यहां 1 होगा और यहां 1 होगा, तो टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 6। मुझे स्ट्रक्चर्स देखने में डिफरेंट लग रहे थे, बट यहां इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों? सेम है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या ये एक दूसरे के क्या हुए? आइसोमर हुए। तो इस तरीके से वो बनाकर एग्जाम में दे सकता है। जैसे अगर मैं पूछूं ये A कंपाउंड है, दिस इज B एंड दिस इज C। बच्चों ये C का आइसोमर है या नहीं चेक करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C4H6। यहां मुझे दिख रहा है कार्बन कितने हैं? 5 हैं। जब कार्बन ही 5 हो गए बच्चों तो बात खत्म हो गई। मैं क्या बोलूंगा कि A एंड C आइसोमर नहीं है। A एंड C क्या है? डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। मैं इनको क्या बोलूंगा? डिफरेंट कंपाउंड्स बोलूंगा बच्चों। तो मुझे समझ में आया कि आइसोमर के लिए सिंपल सी बात होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए। उनका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो चलेगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, आइसोमर होंगे। अब यहाँ एक बहुत अच्छा तरीका मेरे को पता चला, यहाँ मुझे हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी टॉपिक पढ़ा था रिसेंट में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें इन्हीं सब चीजों से बचाता है बच्चों, इन सबसे टाइम बचेगा हमारा। कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन यहाँ कितने हैं बच्चों, 4, तो 4 हो गए कार्बन। ड्यू कितनी है बच्चों, ड्यू है यहाँ पर 2, ड्यू कितनी है बच्चों, 2 ड्यू है। यहां चेक करें, कार्बन कितने हैं बच्चों, 4, ड्यू कितने हैं बच्चों, एक तोड़ूंगा, कितनी ड्यू हो गई, 2। अगर मुझे पता चला कार्बन भी सेम है, ड्यू भी सेम है, तो मुझे हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन सेम होंगे ही होंगे। तो तरीका आपको समझ में आया, क्या करना है आपको, डीयू अपनाना है। डीयू का तरीका अपनाने के लिए क्या करते हैं, हमने वीडियो बनाए थे डीयू के, आप वीडियो देखिए, आप समझिए वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, सोचिए कितना यूज आ रहा है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड इस कंपाउंड का आइसोमर है या नहीं? तो बच्चों मैंने क्या बताया, डीयू का मेथड। हमें क्या करना है, डीयू का मेथड अपनाना है। क्या करना है यहाँ पर, कार्बन कितने बच्चों के लिए, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है। डीयू कितनी हो गई, 1 और 2। बच्चों यहां पर गिने, कार्बन कितने हैं, 6 है, डीयू कितनी है, 2 है बच्चों। तो बताइए यहां पर भी 6 कार्बन एंड 2 डीयू। तो मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड ए है और ये बी है, तो मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी आर आइसोमर। कोई दिक्कत? तो मुझे ये समझ में आया कि कैसे मैं आइसोमर्स पहचानूंगा। अब मैं हाइड्रोजन नहीं गिनना है, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीख चुके हैं, तो हम वो अपनाएंगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इसी कंपाउंड को लेकर मैं एक ऑप्शन और बनाता, लेट्स सपोज, देखिएगा बच्चों यहां पर एक ऑप्शन बनाता मैं ये, और मैं पूछता बी एंड सी आइसोमर है या नहीं। तो सिंपल है बच्चों, यहां पर मुझे क्या करना है, कार्बन गिनने और डीयू गिननी है। कार्बन और डीयू अगर सेम आती है तो मैं कह सकता हूं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, डीयू कितनी है बच्चों, 1 और 2। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। डीयू कितनी है बच्चों, 2। तो मैं कह सकता हूं डीयू 2 है, 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 कार्बन और 2 डीयू है। इसका मतलब बच्चों बी एंड सी क्या होंगे, आइसोमर होंगे। तो बी एंड सी भी क्या होंगे, आइसोमर होंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आपको बच्चों? तो अब हम बात करेंगे आइसोमर्स के टाइप की, कि कितने टाइप के आइसोमर होते हैं। टाइप मेनली 2 टाइप्स के हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। आज हम पूरी बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की, पूरी बात आज हम इस पर ही करने वाले हैं। स्टीरियो के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इनसे रिलेटेड सारी चीजें हम वहां पर सीखेंगे। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर की। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ए कंपाउंड है और बी कंपाउंड है, पहले तो वो क्या होने चाहिए, आइसोमर होने चाहिए। आइसोमर के लिए जरूरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? इसका मतलब अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तब हम आगे बात करेंगे, कि वो स्ट्रक्चरल है या कुछ और है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। हो सकता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। अब स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो वो किसमें आएंगे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने टाइप में डिवाइड किया गया, इन 6 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमर, सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमर, थर्ड वन इज मेटामेरिज्म, फोर्थ वन इज टॉटोमेरिज्म, फिफ्थ वन इज फंक्शनल आइसोमर एंड सिक्स्थ वन इज रिंग चेन आइसोमर। ये बच्चों के नाम है, बहुत ही इजी नाम है, आप 1-2 बार बोलोगे आपको ध्यान आ जाएगा।
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर ये किसके टाइप है बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में हो सकता है इनके स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहे होंगे, तो इनके नाम पर बहुत कुछ है, इनके नाम पर ही हम ध्यान से बता देंगे कि हाँ मुझे याद आ जाएगा कि ये चेन आइसोमर है, ये पोजीशन है, ये मेटा है या ये दूसरा है। बात करते हैं चेन आइसोमर की। चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है? वर्ड से सिंपल क्लियर हो रहा है। चेन आइसोमर का मतलब यहां पर चेन लेंथ की बात कर रहा है, और कौन से चेन लेंथ की बात यहां हो रही है? पैरेंट कार्बन चेन लेंथ। जो हम आईयूपीएसी में सीखते हैं कि पैरेंट कार्बन चेन लेंथ कितने लेंथ की है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड की कार्बन चेन लेंथ कितने की है? 1 2 3 4 5। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ होती है वही बच्चों क्या होती है? पैरेंट कार्बन चेन लेंथ होती है। तो यहां पर पैरेंट कार्बन चेन लेंथ कितने की है? 5 कार्बन की है। मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये कितने की है पैरेंट कार्बन चेन लेंथ? 1 2 3 4 या 1 2 3 4। यहां पर कितने की पैरेंट कार्बन चेन लेंथ है? 4 की है। तो मतलब क्या हुआ चेन आइसोमर का? चेन आइसोमर का मतलब ये हुआ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पैरेंट कार्बन चेन लेंथ। वर्ड से समझ में आया? किसमें डिफरेंस होगा? उनकी चेन लेंथ में होगा। बहुत ध्यान से करना है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इसके। तो सोचिए अगर मैं आपके पास यही कंपाउंड देता तो सोचिए यहां पर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? पहले हमें ये चेक करना होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कार्बन गिन लीजिए, हाइड्रोजन गिन लीजिए, आप कर सकते हैं। तो सिंपल बताइए यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 और यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। कोई दिक्कत बच्चों? मुझे बताइए इनमें डिफरेंस क्या है? इसका मतलब कि आइसोमर तो हो गए। मुझे दिख रहा है बच्चों सिंपल इनमें पैरेंट कार्बन चेन लेंथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इसका मतलब इनकी चेन लेंथ में क्या है बच्चों? डिफरेंस है। और चेन लेंथ में डिफरेंस है तो ये कैसे आइसोमर हुए? चेन आइसोमर हुए। तो मैं इनमें क्या बोल सकता हूं? चेन आइसोमर। क्लियर हुआ आपको? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते ही हैं। हमें दिखेगा नहीं लेकिन हमें समझना होगा। समझेंगे कैसे? अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्या बताया मैंने? सबसे पहले मुझे देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भी या नहीं, वरना ऑप्शन क्या होगा? डिफरेंट कंपाउंड। पता चला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है और हम चेक करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 7 C7 और यहां पर कितनी DU दिख रही है? 2 DU दिख रही है। तो अगर हाइड्रोजन यहां गिनने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन गिनने के बाद क्या मेरे पास यहां पर 3 3 2 5 5 3 8 1 9 9 1 10 10 और 2 12 C7H12 है। क्या मुझे एक बात ये बताइए, क्या मैं इनको आइसोमर्स चेक करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना जरूरी था? जरूरी नहीं था बच्चों, क्योंकि मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ इससे कंपेयर करना है। तो क्या मैं DU और कार्बन चेक करके कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इसका मतलब यहां 7 कार्बन थे और DU कितनी थी बच्चों? 2 DU थी। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है बच्चों, DU भी कितनी है? 2। समझ में? इसका मतलब अगर मुझे कभी भी कुछ दिया है तो मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ DU के थ्रू उनको चेक करूंगा कि वो आइसोमर है या नहीं। तो इतना ही। यहां पर अगर मैं कार्बन चेन लेंथ की बात करूं तो मुझे पता है एल्कीन में प्रेफरेंस होता है, तो वहां से नंबरिंग हमेशा शुरू होगी। क्या यहां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ 5 की है बच्चों? बिल्कुल। यहां क्या मुझे एल्कीन ग्रुप को कंटेन करना होता है प्रेफरेंस के थ्रू? इसका मतलब 1 2 3 4। यहां कार्बन चेन लेंथ कितने की है बच्चों? 4 की है। कार्बन चेन लेंथ 4 की है, यहां कार्बन चेन लेंथ 5 की है। मैं कह सकता हूं बच्चों कि ये एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर क्या है। तो यहां पर हमने ये देखा कि
चेन आइसोमर कैसे पहचानते हैं। चेन आइसोमर बहुत इजी हो गया, हमें समझ में आ गया। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन चेन लेंथ कॉल्ड चेन आइसोमर। समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर है पोजीशनल आइसोमर का। पोजीशनल आइसोमर का मतलब यहाँ इसके नाम से क्लियर हो रहा है। पोजीशन का मतलब किसी न किसी पोजीशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी पूरी डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ गलती होती है वो उसकी पूरी डेफिनेशन ना समझने की वजह से होती है। तो पूरी डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड आल्सो हैविंग सेम कार्बन चेन लेंथ। कार्बन चेन लेंथ कौन सी बात हो रही है, पैरेंट कार्बन चेन लेंथ की। मतलब क्या हुआ कि यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, पैरेंट कार्बन चेन लेंथ भी सेम होनी चाहिए, और जो बाद में ग्रुप बचते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बचते हैं, उनकी पोजीशन में डिफरेंट आ सकता है। तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर हो गया। करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है और यही मेरे पास ये कंपाउंड है। बच्चों ध्यान से देखें, अगर मैं पैरेंट कार्बन चेन लेंथ की बात करूं तो 5 कार्बन की है, एक डीयू है, 5 कार्बन है, एक डीयू। मतलब आइसोमर भी है, इनकी चेन लेंथ भी सेम है, पर डिफरेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है इनकी एल्कीन की पोजीशन। यहां एल्कीन फर्स्ट नंबर पे है और यहां एल्कीन सेकंड नंबर पे है। दिस इज कॉल्ड 1 पेंटीन एंड दिस इज कॉल्ड 2 पेंटीन। तो बच्चों यहां पर इनका रिलेशन क्या होगा, पोजीशन आइसोमर का होगा। इसको पीआई से भी डिनोट कर देते कभी-कभी। पीआई मींस पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर में बहुत छोटी सी गलतियां होती हैं। अब देखिए गलती अपन करते हैं, गलती को देखते हैं और पकड़ते हैं। अगर मैंने आपसे बोला मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये कंपाउंड है। बच्चों यहां पर भी क्या मुझे कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग लग रही है, लग रही है। कार्बन चेन लेंथ 5 की है, कार्बन चेन लेंथ 5 की है, डीयू 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, हमें हाइड्रोजन की चिंता नहीं करेंगे। हम डीयू देख सकते हैं तो हम हाइड्रोजन भी काउंट अपने माइंड में सोच सकते हैं कि सही हो रहा है। बच्चों यहां पर जो सबसे बड़ी गलती होती है, हमें लगता है कि ये 1 पे लगा है, ये 2 पे लगा है, पक्का ये पोजीशन आइसोमर हो गए। नहीं बच्चों, अगर मैं इस ग्रुप को जानूं तो इस ग्रुप का नाम होता है बच्चों कीटोन, और बच्चों इस ग्रुप का नाम होता है एल्डिहाइड। कभी भी अगर कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे लगा हो, वह क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। कभी भी अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के बीच में लगा है, इनके किनारे किनारे क्या है, कार्बन कार्बन है बच्चों, वो कहलाता है कीटोन। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो यहां बच्चों में ध्यान रखना है कि ये चेन आइसोमर में नहीं आते। बहुत ही तो हमने देखा कि पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। इसमें सबसे पहली चीज कार्बन चेन लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कार्बन चेन लेंथ जब सेम हो जाती है तो लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट, लगे हुए ग्रुप्स, उनकी पोजीशन अगर डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स के टाइप है। बच्चों यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो देखेंगे अपन। अगर मेरे पास मान लीजिए यहां CN होता और यहां पर मैं लगा देता C, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या मुझे यहां दिख रहा है कि ये भी क्या है, 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 2 डीयू। यहां भी क्या है, 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 2 डीयू। इसका मतलब आइसोमर्स तो है, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। बचा क्या ये चेन आइसोमर है, क्या ये पोजीशन आइसोमर है, चेक करते हैं। चेक करते हैं तो मुझे एक चीज IUPAC का रूल बहुत अच्छे से याद है कि अगर कोई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइनाइड, या इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। नाम के साथ जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, नाइट्राइड। तो यहां पर जब बच्चों नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हमेशा इस कार्बन से शुरू होती है। तो बताइए यहां पर पेरेंट कार्बन चेन लेंथ कितने की है, 4। यहां पर भी हम नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। तो 1 2 3। तो बच्चों यहां पर क्या है, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 3 की है, यहां बच्चों कितने की है, 4 की है। तो मैं कह सकता हूं जब कार्बन चेन लेंथ ही सेम नहीं है तो पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं हुए। इसका मतलब जब कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट होती है तो क्या कहलाते हैं बच्चों को, चेन आइसोमर।
तो बच्चों ये क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का मतलब CI, चेन आइसोमर। तो हमें ये समझ में आया कि कैसे हम पहचानते हैं कि चेन आइसोमर क्या है, पोजीशन आइसोमर क्या है, और इस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे कैसे हम गलतियां कर सकते हैं। इन्हीं गलतियों को हमें नहीं करना, बस हमें ध्यान ये रखना है पोजीशन आइसोमर में कि यहां पर कार्बन चेन लेंथ क्या होती है, सेम होती है बच्चों। बाद में लगे हुए ग्रुप्स की पोजीशन अगर डिफरेंट है तो हम आगे बात करते हैं कि पोजीशन है या नहीं। ठीक है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इन सब में से किसी में क्वेश्चन आएगा ना तो वो मेटामेरिज्म से है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेटामेरिज्म हमको बहुत अच्छे से समझना और बहुत इजी है। इसके कॉन्सेप्ट समझ लेना तो आपसे गलती कभी होगी ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर मेटामेरिज्म का मतलब है, सबसे मेन चीज इसमें आती है कि यहाँ वो फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं जो बाईवैलेंट हो। बाईवैलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाईवैलेंट से हमें दिख रहा है, बाईवैलेंट का मतलब वैलेंसी यहाँ कितनी है, बाई। बाई का मतलब दो वैलेंसी। अब दो वैलेंसी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ईथर, क्या इस ग्रुप को ईथर बोलते हैं? ईथर पे एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है। अब वैलेंसी कम से कम कोई कार्बन ग्रुप ही हो। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, हाइड्रोजन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। तो वैलेंसीज में कम से कम क्या होना चाहिए, कार्बन होने चाहिए। क्लियर हुआ? जैसे एस्टर, एस्टर ग्रुप पे क्या बाईवैलेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि इधर भी इसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होगी, इधर भी इसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होगी। तो यहां पर इसलिए हमने कौन से ग्रुप लेने हैं जो बाईवैलेंट हो। बाईवैलेंट में बहुत फेमस है ईथर, एस्टर, एमाइन। एमाइन की बात करें तो यहां पर प्राइमरी एमाइन क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि यहां पर H होता है, इसीलिए हम प्राइमरी एमाइन को नहीं लेते। यहां हम किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी एमाइन की बात करते हैं। किसकी एमाइन की बात करते हैं, सेकेंडरी एमाइन। एमाइन की डिग्री बहुत इजी होती है, नंबर ऑफ कार्बन जितने नाइट्रोजन से कनेक्टेड होते हैं वही उस नाइट्रोजन की क्या होती है, डिग्री होती है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड है, दो। तो डिग्री ऑफ एमाइन क्या हुई इसकी, दो। बात करते हैं अगर मेरे पास यहां पर एमाइड होता, ये भी क्या है बच्चों, बाईवैलेंट ही। ईथर की जगह अगर मेरे पास यहां पर थायोईथर होता, ये भी क्या है बच्चों, बाईवैलेंट ही। तो हमने ये सीखा मेटामेरिज्म में हमें हमेशा वही फंक्शनल ग्रुप लेने हैं जो बाईवैलेंट हो, जिनकी वैलेंसी क्या हो, दो। अब सीखते हैं कैसे पहचानेंगे मेटामर है या नहीं है। सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। अगर मेरे पास मान लीजिए यहां पर डाईएथिल ईथर, डाईएथाइल एथाइल डाईएथाइल ईथर। क्लियर बच्चों? अगर मेरे पास ये ग्रुप है और मुझे इसका मेटामर बनाना है तो मेटामर के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले इस फंक्शनल ग्रुप को देखें। मेटामर में फंक्शनल ग्रुप हमेशा वही होगा जो उसके ग्रुप में है, वही होगा। इसका मतलब यहां भी ईथर ही होगा, पक्की बात है। अब बात करते हैं यहां पर जो ग्रुप ये ए लगा हुआ है एक साइड और बी लगा हुआ है दूसरे साइड, तो बच्चों मेटामर जब इसका हम ड्रॉ करेंगे तो कभी भी यहां पर ए नहीं आएगा, कभी भी नहीं। कभी भी यहां पर बी नहीं आएगा। समझ में आएगा? इसका मतलब अगर यहां पर दो कार्बन है तो मुझे यहां पैटर्न चेंज करने के लिए यहां एक कार्बन लगाना पड़ेगा और इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पूरा करने के लिए इस जगह पर मुझे इस कार्बन को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों इधर मैं 3 कार्बन लगा सकता हूं, इधर मैं 1 कार्बन लगा सकता हूं। तो बताओ बच्चों, यहां पर इसका नाम था एथिल, एथिल ईथर मतलब डाईएथिल ईथर। यहां इसका नाम हुआ प्रोपिल मैथिल ईथर। तो बताइए बच्चों दोनों में रिलेशन क्या हुआ, मेटामर का रिलेशन हुआ। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे बताइए अगर मेरे पास ये ग्रुप होता, क्या मैं इस ग्रुप के साथ ये बनाता तो क्या ये इसका मेटामर होता? नहीं बच्चों। यहां अगर ग्रुप इधर लगा हो या इधर लगा हो बात कोई चेंज नहीं है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि ये ग्रुप चेंज नहीं करने हैं कि मैंने ए को इधर दे दिया और बी को इधर दे दिया, नहीं। हमें ए और बी को चेंज करना है। ए और बी को अगर हमने चेंज कर दिया, दिख गया कि ए और बी चेंज है, तो वहां मैं कह सकता हूं कि हाँ ये क्या होंगे, मेटामर होंगे। तो इस तरीके से ये क्या मेटामर है? नहीं है बच्चों, ये मेटामर नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर देखिएगा। अगर मेरे पास COOC हो जाए, कोई दिक्कत बच्चों?
एक सी और बता देते हैं। ठीक, मुझे कहा जाए इसका मेटामर बनाओ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। किसको देखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहां पर ग्रुप लगा हुआ है ए, यहां ग्रुप लगा हुआ है बी, और हमें ए और बी को क्या करना है, चेंज करना है। ए और बी नहीं होने चाहिए वैसे। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि बी का एक कार्बन मैं इसको दे सकता हूं। बी का जब मैं एक कार्बन इसको दे दूंगा तो बताइए बच्चों, मेरे पास यहां पर COCC, मैं अब कह सकता हूं कि हाँ ये और ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। तो मेटामर आपको क्लियर हो गया। अभी हम इन सबकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पर ध्यान दे रहे हैं। जस्ट अभी इसके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जब हमें एक दूसरे से रिलेशन बताना होगा। हम बहुत क्लियर हो जाने वाले हैं इस वीडियो के बाद। हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एक भी % दिक्कत नहीं होगी। तो यहां हमने समझा कि मेटामर के लिए सिंपल सी बात है, हमें उसी फंक्शनल ग्रुप को देखना है और उस फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। एक भी साइड अगर सेम ग्रुप लग गया, एक भी साइड अगर सेम ग्रुप रह गया तो वो मेटामर नहीं होंगे। इसका मतलब हमें दोनों साइड चेंज करने होंगे। तो हमने ये देखा कि मेटामर हम कैसे पहचानते हैं। इसके 3 एग्जांपल करते हैं, अच्छे एग्जांपल हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज मुझे पता चला कि हाँ कैसी वैलेंसी होनी चाहिए, बाईवैलेंट होनी चाहिए। बाईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, जिनकी वैलेंसी क्या हो 2। यहां मैंने देखा ये एस्टर ग्रुप है, यहां पर भी एस्टर ही ग्रुप है। इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। यहां मैंने देखा जो ए ग्रुप है वो 2 कार्बन का है, यहां ए ग्रुप 1 कार्बन का है। इसका मतलब ग्रुप अलग हो गए। पक्का क्लियर हो गया, 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, अलग हो गए। क्या मुझे पता चला यहां पर 1 2 3 1 2 3 4, इधर तो 4 कार्बन आ गए। इसका मतलब इसने क्या किया, 1 कार्बन को यहां से उठा के शिफ्ट कर दिया यहां पे, जिससे ये जो बी ग्रुप था ये भी चेंज हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये क्या है, मेटामर है। तो सिंपल सी बात हमने क्या सीखी, उस फंक्शनल ग्रुप के हमें दोनों साइड देखने हैं और दोनों साइड क्या होने चाहिए, चेंज होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कभी मत भूलना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले आप जरूर चेक करना। इस एग्जांपल में ध्यान देना, हमें हमने देखना क्या है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। 1 2 3 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 1 DU। यहां 1 2 3 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 DU। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये मैं कंफर्म हो चुका हूं। क्या मुझे पता चला कि ये भी एमाइड है और ये भी एमाइड है। अब एमाइड और एमाइड में बहुत ही डिफरेंट एक चीज हमसे ध्यान रखिए कि कभी भी एमाइन और एमाइड अगर वो सेम डिग्री के हैं तभी वो सेम माने जाते हैं। अगर उनकी डिग्री चेंज हो गई तो वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ये हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर मैं आपसे सोचूं प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने आपसे यही बात बोली थी कि फंक्शनल ग्रुप वही लेना है जो आप यहां पर लें। आपने अगर यहां पर सेकेंडरी लिया है एमाइड तो यहां भी आपको सेकेंडरी ही लेना है, प्राइमरी नहीं लेना है। आपने सोचा कि इस कार्बन को भी मैं भेज देता और यहां प्राइमरी एमाइड बनाता तो ये मेटामर नहीं कहलाते, ये क्या कहलाते बच्चों, फंक्शनल ग्रुप कहलाते। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने देखा 2 कार्बन थे, यहां 1 कार्बन कर दिया, यहां 1 कार्बन थे, यहां 2 कर दिया। सिंपल सी बात है, मुझे पता चल गया कि हाँ ये क्या है, मेटामर है। इसको बात करते हैं। मुझे पता लगा 1 कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है, यहां भी 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन 1 DU 1 नाइट्रोजन, सब कुछ सही है, आइसोमर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये मेटामर है, चेक करिए जरा। मैंने देखा यहां पर जो एमाइड है, क्या ये टर्शियरी एमाइड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और यहां पर सेकेंडरी एमाइड है। अभी हमने बात किया एमाइड, एमाइड की डिग्री अगर चेंज की गई तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये मेटामर नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेटामर आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मेरे ख्याल से मेटामर क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, टॉटोमेरिज्म को एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है कीटो इनॉल प्रोसेस। इसे हम क्या नाम देते हैं, कीटो इनॉल प्रोसेस। कीटो इनॉल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कीटो फॉर्म इनॉल में चेंज होगा, इनॉल फॉर्म कीटो में चेंज होगा।
ये बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, बस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और जो इंपॉर्टेंट भी है हमारे सिलेबस में। तो इस टॉपिक को मैं आगे भी एक वीडियो इसके लिए अलग से बनाऊंगा, जिससे कि आपको टॉटोमर और अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम जनरल बातें कर रहे हैं जिससे कि हमें रिलेशन पता लगे, हाँ ये कंपाउंड टॉटोमरिक है या नहीं है। जैसे मेरे पास कोई ग्रुप है, मुझे पता लगा कि ये ग्रुप है, क्या ये कीटोन है? बिल्कुल। कीटोन को इनॉल में चेंज करने के लिए बहुत छोटा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को छोटा सा समझ लेते हैं। हमेशा कीटोन से इनॉल में जब चेंज होगा तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से इनॉल बनाता है। अब ये कैसे बना, इस चीज को समझिए। मैंने ये जो पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट किया? इस कार्बन की तरफ। जब शिफ्ट करूंगा तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी, इस पर एक्स्ट्रा वैलेंसी आएगी, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन खिसक के कहां आएगा? इस ऑक्सीजन पे आएगा, जिससे कि सब कुछ न्यूट्रल हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहां से भी हाइड्रोजन ले सकता था और यहां से भी हाइड्रोजन ले सकता था, क्योंकि मुझे जस्ट बगल वाले से ही ऑक्सीजन, जस्ट बगल वाले से ही हाइड्रोजन ये ले सकता है। क्लियर है? तो यहां पर हम बात करें इसका टॉटोमेरिक पेयर। टॉटोमेरिक पेयर का मतलब जो एक दूसरे के टॉटोमर होते हैं। टॉटोमेरिक पेयर एक तो ये बन सकता था और एक बच्चों ये भी बन सकता था। अब कैसे इसको इनॉल नाम कैसे पड़ा? इनॉल का मतलब क्या होगा? ऑल और इन, अगर इसे हम मिलाएं तो इन और ऑल मतलब इनॉल। तो कीटो से इनॉल कैसे बना ये हमने सीख लिया। बहुत सिंपल सा तरीका। क्या बोलेगा ये ऑक्सीजन? तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। सिंपल सी बात आ गई समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का टॉटोमेरिक पेयर क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बताया टॉटोमेरिक पेयर जस्ट बगल वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन ले सकता है। इसका मतलब इसका टॉटोमेरिक पेयर क्या हुआ? ये हुआ। कोई दिक्कत है? तो यहां मुझे समझ में आया कैसे एक दूसरे के ये टॉटोमर बन रहे हैं। क्लियर है क्या? इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बगल वाले से ही ये हाइड्रोजन लेता है और कहीं से क्यों नहीं लेता है, कि टॉटोमेरिक पेयर बना कैसे। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं। यहां क्या होता है, हमेशा एक बेस के साथ रिएक्शन होती है। बेस क्या करता है? बेस हमेशा या तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है या फिर वो एसिड बेस के साथ एसिडिक एच ले सकता है। क्लियर? तो यहां एसिडिक एच इसके पास क्लियर मेरे पास है। क्यों है? क्योंकि ये OH-6H+ को लेगा तो ये वाटर रिलीज करेगा। वाटर रिलीज करने के बाद जब ये H+ में निकलेगा तो क्रिएट क्या करेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव मुझे पता है कार्बन से अच्छा कहां पे है? ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा अच्छी है, ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये रेजोनेंस करके कहां आएगा? ऑक्सीजन की तरफ। और जैसे ही ये ऑक्सीजन की तरफ आएगा, ये O- फिर से इस वाटर के साथ रिएक्शन करके ये जो H इसने दिया था उसी H को क्या करता है? ये अपनी तरफ ले लेता है। तो यहां पर सिंपल है, मेरे पास क्या बन जाता है? एक ई कीटो से एक इनॉल बन जाता है। तो सोचिए मैंने बगल वाले से ही क्यों लिया? अगर मैं यहां से लेता तो क्या ये रेजोनेंस करने के बाद O तक जा पाता? नहीं जा पाता। इसका मतलब मैंने यहां से क्यों नहीं लिया? आपको क्लियर हो गया? मैं कहां से ले सकता था? यहां से ले सकता था और यहां से ले सकता था। इसका मतलब इसका टॉटोमर और क्या बन सकता था? इसका टॉटोमर कुछ इस तरीके से बन सकता था। तो क्या बोलेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। यही प्रोसेस कहलाता है टॉटोमर। इसी इनका रिलेशन क्या कहलाएगा? टॉटोमर आइसोमर। बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर की। फंक्शनल आइसोमर भी अपने आप में क्लियरली मुझे पता चल रहा है। फंक्शनल मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। अब फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे, इसका मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। तो इसकी नॉलेज आपको मेरे ख्याल से होगी। हम डिस्कस करते हैं। मतलब क्या हुआ? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। देखिए कैसे। मेरे पास मान लीजिए यहां पर कोई कीटोन ग्रुप है, ठीक। अब कीटोन ग्रुप है, अब मैं अगर इसका आइसोमर बनाऊं, फंक्शनल आइसोमर, तो मैं सोचूंगा सब कुछ किसकी तरह? DU की तरह, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें यह बताती है कि हम उस पाई बॉन्ड को यूज कहां कर सकते हैं और उस पाई बॉन्ड को यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। क्या मैं इस कीटो फॉर्म को यूज करके मैं इसका एल्कीन बना दूं और इस ऑक्सीजन को मैं क्या कर दूं? कहीं पर भी OH लगा दूं?
ये अल्कोहल है और ये कीटोन है, क्या दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं हो गए? इसका मतलब इनमें आइसोमर कौन होगा? क्या कौन सा आइसोमर होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ कीटोन था, इस कीटोन की डीयू को मैंने कहाँ यूज किया? एल्कीन में। और मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीजन के पास H लगा दिया, जिससे कि ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। सोचिए बच्चों, अगर हम इसमें और कुछ कर सकते तो और क्या करते? और हम एक चीज और कर सकते थे, इस क्वेश्चन का यूज करके हम ईथर बना देते। और मुझे पता है कि 4 कार्बन हमने लगा दिए, लेकिन हमने डीयू नहीं लगाई। तो अब डीयू को कंपनसेट करने के लिए हमने एक एल्कीन बना दी, हमारा डीयू का भी काम हो गया और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी बन गया। कोई दिक्कत? तो हमें पता चला कि डीयू अगर हमें अच्छे से पता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अच्छे से समझ में आया है, तो मैं बता सकता हूं कि यहां पर ये तीनों आपस में आइसोमर है। किस टाइप के आइसोमर है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि इनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर होगा। अगर बताइए यहां पर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता, 3 कार्बन का है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मैं क्या करता, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं H की जगह पे एक कार्बन लगा दूं और इस कार्बन को मैं ऐसे रहने दूं, तो सोचिए यहां पर भी 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 डीयू है, यहां पर भी 3 कार्बन है, 1 डीयू है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब आइसोमर तो है। लेकिन क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? और जब H को हटा के कोई R ग्रुप लग जाए, कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लग जाए, तो बच्चों ये एस्टर ग्रुप हो जाता है। तो इसे अगर मेरे पास हाइड्रोजन की जगह पे हम कार्बन लगा दें, तो ये तो ओइक एसिड था, लेकिन अब ये क्या बन जाता? ये बन जाता मेरे पास एस्टर। ये क्या बन जाता मेरे पास? एस्टर बन जाता। तो मुझे समझ में आया कि कैसे हम फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग दिए हों तो भी हम पहचान सकते हैं कि ये आइसोमर भी है, और आइसोमर में किस टाइप के आइसोमर है ये हम इजीली यहां पर बता सकते हैं। किसके थ्रू बता सकते हैं हम यहां पर? डीयू के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि डीयू हमें बहुत हेल्प करता है। डीयू हमें ये हेल्प करता है कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं हम देख सकते हैं, हम डिफरेंट कंपाउंड जो बना रहे हैं क्या वो पॉसिबल है या नहीं ये हम बता सकते हैं। इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो उसे जाकर जरूर देखें, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं लास्ट वन की, रिंग चेन आइसोमर। बहुत सिंपल है, रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या हुआ? या तो रिंग चेन में चेंज हो रही होगी या तो चेन रिंग में चेंज हो रहा होगा। सिंपल है। अगर आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और कोई रिंग चेन में कन्वर्ट हो रही है और चेन रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं उस टाइप के आइसोमर को क्या बोलूंगा? रिंग चेन आइसोमर बोलूंगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये है, क्या ये चेन है 3 मेंबर की, एक डीयू है। अगर मेरे पास एक भी डीयू नहीं होती तो क्या मैं रिंग बना सकता था? नहीं बना सकता था, क्योंकि रिंग की डीयू क्या होती है बच्चों? एक होती है। इसीलिए कम से कम कंपाउंड में एक डीयू होना जरूरी है। अगर मैं इसकी रिंग बनाऊंगा तो 3 मेंबर की रिंग क्या बन सकती है? ये बन सकती है। क्या रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल सेम है। एक डीयू 3 कार्बन, एक डीयू 3 कार्बन। क्या रिलेशन होगा बच्चों? चेन है, ये रिंग है, रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर। एक एग्जांपल और करते हैं। ये है मेरे पास, अगर मैं चेन लेंथ बनाऊं तो मुझे पता है 4 कार्बन लगाने होंगे। डीयू कितनी है बच्चों? 3 डीयू है। 3 डीयू है तो 1 2 और क्या करो? एक पाइरोन और लगाना है, कहां लगाए? एक और लगा देते हैं यहीं पे। इसका मतलब यहां एल्काइन हो जाएगा, यहां एल्कीन हो जाएगा। डीयू कितनी है? 3, कार्बन कितने हैं? 4। यहां डीयू कितनी है? 3, कार्बन कितने हैं? 4। क्या रिलेशन होगा? रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? तो हमें समझ में आया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कैसे देखते हैं। तो आइए एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। चेन आइसोमर का मतलब क्या होगा? यहां पर चेन लेंथ क्या होगी? अलग होगी। पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होगा? चेन लेंथ सेम होनी चाहिए बट लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग ग्रुप, उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। मेटामर की बात करें तो मेटामर में हमेशा फंक्शनल ग्रुप वो लेंगे जो बाइवैलेंट हो, और बाइवैलेंट के साथ साथ अगर मैं देख रहा हूं मेटामर है, इसका मतलब पहली चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दूसरी उनमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज किया गया है वो सेम होंगे। उसके बाद जो लगी हुई दोनों वैलेंसीज हैं, उन वैलेंसीज को मुझे क्या करना होता है? डिफरेंट करना होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं। डॉट पर हमने बताया कीटो इनॉल प्रोसेस बहुत इजी, कीटो से इनॉल में चेंज होना या इनॉल से कीटो में चेंज होना क्या कहलाता है? टॉटोमर कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बहुत इजी हो गया, देख लेना है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है तो उनसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे।
रिंग चेन आइसोमर की बात करें तो रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि रिंग चेन में कन्वर्ट हो रही है और चेन रिंग में कन्वर्ट हो रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, रिंग चेन आइसोमर बोलूंगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत अगर आपको आती है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ आपको वीडियोस जो अच्छे लगे हो आप उन्हें बताएं, आपके टॉपिक्स जो बचे हो आप उन्हें मुझे। इस तरीके से हमने ये समझा कि हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कैसे कैसे डिवाइड किया, उनके बारे में कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया, कैसे डिफाइन होते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी। कभी भी बच्चों को आता है कि सर आपने यहाँ पर रिंग चेन बोला, आपने चेन आइसोमर क्यों नहीं बोला? ये तो 4 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, आपने चेन आइसोमर क्यों नहीं बोला? तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इनके कुछ प्रेफरेंस ग्रुप होते हैं, प्रेफरेंस होता है कि हाँ ये प्रेफरेंस पहले लिया जाएगा, ये प्रेफरेंस बाद में लिया जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है रिंग चेन, देन फंक्शनल ग्रुप, देन मेटामर, देन चेन आइसोमर, देन पोजीशन आइसोमर, देन टॉटोमर। RFMCPD, RFMCPD, इस तरीके से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो बताइए मैं इसको चेन बोलूंगा या रिंग चेन बोलूंगा? चेन बहुत पीछे है, पहले क्या है, रिंग चेन है, इसलिए पहले मैं किसको बोलूंगा, रिंग चेन। इसीलिए मैं इसमें रिलेशन क्या बोलूंगा, रिंग चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? अब अपन करने वाले हैं बहुत सारी प्रैक्टिस इस पर, हम डिस्कस करते हैं। समझिए जो गलतियां हुई हैं उनसे आप सीखिए कि हाँ ये गलती हो रही है, ये गलती आगे ना। पहला क्वेश्चन करते हैं, सब में आइसोमर है, ये चेक करना तो आपका काम है, आप कर लोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, जिस हिसाब से आपको देखे आप करेंगे। फर्स्ट नंबर में देखें तो यहाँ पर 5 कार्बन है, एक DU है, 5 कार्बन है, एक DU है। क्या मुझे दिख रहा है कि कार्बन चेन लेंथ 4 की है, 1 2 3 4। यहाँ कार्बन चेन लेंथ 1 2 3 4 5। क्या मुझे पता है यहाँ 4 की है, यहाँ 5 की है? ऑब्वियसली क्या चेन लेंथ चेंज है, इसका मतलब चेन आइसोमर। सिंपल हो गया। सेकंड, कार्बोक्सिलिक, उधर भी कार्बोक्सिलिक है, बचे कार्बन 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसका मतलब आइसोमर है। कार्बोक्सिलिक एसिड की खास बात क्या होती है, इसकी आईयूपीएसी नंबरिंग इसी कार्बन से शुरू होती है। जब इसी कार्बन से शुरू होती है तो सोचिए ये 4 की कार्बन चेन लेंथ है और ये 3 की है। कुछ बच्चे गलती किए होंगे, पोजीशन आइसोमर लिखा होगा उन्होंने, लेकिन यहाँ पोजीशन नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 4। क्या यहाँ पर कार्बन चेन लेंथ सेम नहीं है, यहाँ कार्बन चेन लेंथ अलग है, हम क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमर। यहाँ की बात करें, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, बचे कार्बन 1 2 3 और यहाँ कार्बन 1 और 2 ही बचे। इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहां पर कार्बन 4 है CHO को लेकर, यहां पर CHO को लेकर कार्बन 4 है, इसका मतलब हाँ ये आइसोमर है। अब ध्यान से देखिए, CHO Cl कार्बोक्सिलिक, इन सब में क्या होता है, आईयूपीएसी की रिकॉर्डिंग नंबरिंग इसी कार्बन से शुरू होती है। क्या अब हमसे गलतियां नहीं हो रही है? बिल्कुल। क्या यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कार्बन चेन लेंथ अलग है, दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमर। यहाँ की बात करें, बहुत इजी है, सेम वैसा ही हो गया, लेकिन क्या यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, भाई साहब दिस इज डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, ठीक। बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में देखें, 1 DU 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 DU। इसका मतलब ये चेन में है, ये रिंग में है, रिलेशन रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। यहां की बात करें 1 1 डाई मैथिल है, यहां 1 2 मैथिल है, इसका मतलब पोजीशन यहां अलग होगी, बाकी सब चेन लेंथ सेम है। ये भी 6 नंबर की चेन है, ये भी 6 नंबर की चेन है। तो ध्यान दो, क्या चेन लेंथ सेम होती थी और पोजीशन अलग अलग होते थे, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। तो ये क्या होंगे इसमें रिलेशन, पोजीशन आइसोमर। 8 नंबर की बात करते हैं। क्या मैंने आपको बताया था कि एमाइन की डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट करती है। क्या ये 2 डिग्री एमाइन है, एक कार्बन से 2 कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट नाइट्रोजन क्या कहलाता है, सेकंड डिग्री एमाइन। यहां डायरेक्ट एक कार्बन है, 1 डिग्री एमाइन। क्या ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे? बिल्कुल। तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहां की बात करें 9 नंबर, मुझे पता है कि यहां पर 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, यहां नाइट्रोजन। क्या मुझे डिग्री अलग अलग दिख रही है? डिग्री अलग अलग दिख रही है, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर।
10 नंबर में क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब कार्बन सेम है। क्या दिख रहा है, क्या यहाँ भी सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ भी सेकेंडरी अमाइन है, लेकिन लगा हुआ ए ग्रुप और बी ग्रुप यहाँ अलग अलग है। अब अलग अलग है तो बच्चों क्या कहलाता है, ये मेटामर। क्या कहलाता है, ये मेटामर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। 11 नंबर बात करें तो कार्बोनिल के साथ एन जुड़ा होता है तो इसको एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइड। और अगर स्पेस हो गया तो एमाइड तो रहा नहीं, ये अलग कीटोन हो गया, ये अलग एमाइन हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहां की बात करें बच्चों, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, क्या मुझे एक O दिख रहा है, ईथर। जहां ये बाइवेलेंट आता है ना, वहां मेटामर की कहानी शुरू होती है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन मैंने देखा, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहां लगा दिया 2 कार्बन, एक कार्बन और एक और कार्बन, 2 कार्बन लगा दिए। इसका मतलब इसने ए ग्रुप को चेंज कर दिया और बी ग्रुप भी चेंज हो गया। क्या कहलाएंगे ये, मेटामर। दिस इज मेटामर। 13 नंबर देख रहे हैं बच्चों, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, टॉटोमर। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कवर किया। आगे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल हम अभी वीडियोस कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, आपको लगता है कि कुछ मेरे डाउट रह गए हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आपके सारे डाउट वहां पर मैं पर्सनली मैसेज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। पढ़ाई